नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में मतदान प्रतिशत की गिरावट, कुछ नेताओं की शंका बनी हुई है तो कुछ की खुशी का कारण भी बनी हुई है। राजस्थान में कम मतदान बीजेपी को फायदा दे रही है या कांग्रेस को? और अगर कम मतदान में समीकरण पर विस्तार से चर्चा करें तो राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटें से किस उम्मीदवार की जीत हो रही है? तो चलिए चुनाव पर चर्चा हमारे खास प्रोग्राम में राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का मतदान इस बार जो है हमें देखने को मिला। तो सर चलिए चलते हैं। सबसे पहले अगर जानने की कोशिश करें श्री गंगानगर जिले से, तो उसमें जो है किस प्रकार का मतदान इस बार 2024 का हमें देखने को मिला, या फिर कितने प्रतिशत जो है कौन उम्मीदवार इस सीट से जो है जीत सकता है? तो आपकी रिपोर्ट्स जो है किस प्रकार की जो है वो दिखा रही हैं? देखो, इस वीडियो में हम काफ़ी सर्वे के आधार पर तो बात कर चुके हैं काफ़ी वीडियो जी। में। इस वीडियो में हम मतदान जो कम हुआ है या कहीं पर ज़्यादा हुआ है उस फैक्टर के आधार पर बात करेंगे कि किस लोकसभा सीट से राजस्थान में कौन जीत रहा है। हम सभी 25 सीटों पर बात करने वाले हैं। जी। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसके आधार पर ये सारी चर्चा होने वाली है इस वीडियो की। तो चलिए, सबसे पहले जैसे आपने पूछा, गंगानगर से शुरुआत करते हैं। जी। जैसे आपने गंगानगर में पूछा, तो गंगानगर में अगर 2019 की बात करी जाए तो 2019 में वहाँ पर 14,53,000 लोग वोट डालने गए थे। जी। वहीं 2024 की बात की जाए तो वहाँ पर 13,99,000 लोग वोट डालने निकले। जी। यानी कि इस बार वोटर की कमी आई 53,000 की। जी। और नए वोटर इस बार जुड़ गए 1,60,000 इस सीट पर। जी। और जो 2019 में जो यहाँ से प्रत्याशी जीते थे, उनका जो जीत का मार्जिन था वो था 4,07,000। जी। अब इस सारे समीकरण को समझा जाए तो पिछले बार से यहाँ पर मतदान कितना कम हुआ है, 53,000। जी। लेकिन 1,60,000 नया मतदाता भी जुड़ गया है यहाँ पे। जी। तो इस समीकरण से ये माना जा रहा है कि जैसे मान लो अब नया मतदाता, इसमें से हो सकता है कि कुछ नहीं निकला हो, कुछ पुराना मतदाता भी नहीं निकला हो। तो अब ये नया मतदाता किस तरफ वोट डाला है उसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि ये वोट बैंक किसका गया है। जी। वैसे अगर कांग्रेस वालों की माने तो कांग्रेस वाले ये लगातार ये कह रहे हैं कि ये मतदाता बीजेपी का नहीं निकला है इस सीट जी। पे, अगर कांग्रेस वालों से बात की जा रही है तो। लेकिन वहीं बीजेपी वाले ये कह रहे हैं ये कोई खास कमी नहीं है 53,000 की, इतना तो मतदान ऊपर नीचे होता है जी। जितना, क्योंकि पिछली बार जो जीत का मार्जिन 4 लाख कुछ था, इस बार हो सकता है कि 3.5 लाख रह जाए, 3 लाख रह जाए, लेकिन इतना खास फर्क डाल नहीं रहा है वो मार्जिन। जी। और पर अगर जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं और इस समीकरण को ध्यान से समझें तो इसमें ये लग रहा है कि इस बार ये सीट टक्कर की फंसी हुई है। जी। तो सर जैसा आपने बताया दर्शकों को कि जिस प्रकार का माहौल हमें इस सीट पे देखने को मिला, अगर मतदान प्रतिशत है वो आपने दर्शकों के साथ लगातार साझा भी कर रहे हो और वीडियो में भी जो हमने साझा किए थे। लेकिन सर इसके बाद में नेक्स्ट जो लोकसभा सीट है बीकानेर की, उसके ऊपर अगर चर्चा करना चाहूँ, उसमें अपने को किस प्रकार के माहौल देखने को मिले हैं और हाल ही के दिनों में अगर बात की जाए तो किस प्रकार की राजनीति भी अगर वहाँ पे देखें तो किस प्रकार की राजनीति दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे आपने बीकानेर के बारे में पूछा तो बीकानेर के बारे में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 2019 में 11 लाख लोग वोट डालने के लिए निकले थे। जी। वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो 11,08,000 लोग वोट डालने निकले हैं। जी। अब यहाँ पर जो वोट का अंतर है वो बढ़ गया है, 8,000 लोग अधिक वोट डालने निकले हैं। यहाँ पे सीट का समीकरण अलग है भाई, पिछली बार तो कम ही निकले थे, यहाँ पे तो 8,000 अब बढ़ गए हैं। जी। वहीं एक फैक्टर यहाँ पे बात करी जाए तो जो नया वोटर है वो 1,99,000 नया जुड़ा है। वोट बढ़ा है सिर्फ 8,000। कांग्रेस क्या मानती है कि जो नया वोटर है ये 90 या 80% हमारी तरफ आया है। जी। लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये समीकरण बहुत बड़ा होगा कि नया वोटर किसकी तरफ गया है। जी। और यहाँ पर अगर जो पिछली बार जीत का मार्जिन था वो 2,64,000 ही था। जी। तो इस सीट पर कांग्रेस की उम्मीद इसलिए बनी हुई है कि भाई 1,99,000 वोट अगर हमारी तरफ आ जाता है तो ये जीत का मार्जिन कम हो गया, सिर्फ 64,000 का बचा। जी। और प्लस अगर उनका कोई पुराना वोटर जो था बीजेपी का वो भी टूटा है, अगर वो कांग्रेस के खाते में गया है तो इस आधार पर भी कांग्रेस वाले इस सीट पर उम्मीद लगाए हुए हैं। जी। लेकिन मैं अगर बताऊं फलोदी सट्टा बाजार को या आधार लेकर,
तो इस सीट पर कोई उम्मीद कांग्रेस के लिए नहीं बची है। जी। ये सीट बीजेपी के खाते में आराम से जाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर वो अपन इंटरनल सर्वे की बात करें या फिर फलौदी सट्टा बाजार की बात करें। तो सर, जैसा आपने बीकानेर का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक बात रखना चाहूँ कि इस बार जो है कांग्रेस की नीति रही है कि इस बार देश का युवा जो है, युवा पक्ष से सारा जो है ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती है हमारी पक्ष के अंदर जो है युवा देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं इन चुनावों से पहले बीजेपी की तरफ हुआ करता था। तो इसका जो है माहौल आप देख सकते हो इन चुनावों में किसी न किसी प्रकार से जो है कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। देखो, युवा की अगर बात की जाए तो ये अगर कहना कि भाई सारा युवा ही सिर्फ कांग्रेस की तरफ है जी, ये तो पूरी तरीके से गलत होगा जी। देखो, अपने पास हमारी टीम पब्लिक ओपिनियन भी जाके कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि युवा खुश है जी, ना खुश भी युवा है, लेकिन ऐसी बात भी है कि युवा खुश भी है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वोटर नहीं है युवा जी। तो हो सकता है कि भाई युवा 60-40 हो, 70-30 हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि युवा एक भी वोट उसकी तरफ डालेगा ही नहीं। जी। देखो, अगर बीजेपी की अगर युवा की बात की जाए तो वो कहते हैं, युवा से हमने जैसे पब्लिक ओपिनियन लिए कि वो कहते हैं विदेशों में सम्मान बढ़ा है, विकसित भारत का जो सारी चीज़ें हैं जी, तो इनके आधार पर युवाओं का वोटर भी बीजेपी की तरफ गया है। जी, जी। पर अगर इन समीकरण को अगर अध्ययन करा जा रहा है, दोनों पार्टियों की तरफ से अध्ययन करा जा रहा है इन समीकरण का, और हम भी अपने आधार पर इनका अध्ययन कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपको ये रिपोर्ट हम इस वीडियो में बता रहे हैं। जी। इसके बाद सर, बीकानेर के बाद अगर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट की बात करना चाहूँ, चूरू की, तो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है बना हुआ है, या फिर यूँ कहे कि ये सीट जो है किसके खाते में हमें एक प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो, चूरू की मैं अगर 2019 पर वोट की बात करूं तो 13,30,000 लोग वोट करने निकले थे जी। वहीं 2024 की बात करें तो 14,07,000 लोग वोट करने निकले हैं। मतलब साफ साफ है, यहाँ पर वोट प्रतिशत फिर से बढ़ गया है जी। 77,000 अधिक लोग पिछले इस बार की तुलना में वोट करने निकले हैं जी। यहाँ पर नया वोटर जुड़ा है 2,03,000, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। सब 2 सीटों की हमने बात की है, तीसरी सीट की। और साथ ही जो पिछली बार जीत का मार्जिन था वो 3,34,000 था। अब जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये भाई सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है जी। यानी कि बीजेपी के लिए सीट फंसी ही नहीं रही, ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब समीकरण को अगर अपन ध्यान से समझें तो देखो, 77,000 जो वोटर निकला है वो ये कह रहे हैं कि हमारा वोटर निकला है, ये जी, हमारी तरफ वोट करने के लिए निकला है। दूसरा, यहाँ पर युवा भी ज़्यादा है, अब तक का सबसे अधिक, और सिर्फ मार्जिन था 3,34,000 का। तो इन सारे समीकरण को सेट करने के बाद फलौदी सट्टा बाजार भी और कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि भाई ये सीट हमारे खाते में आ रही है। जी। तो सर, जैसा आपने चूरू का हाल दर्शकों को बताया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट झुंझुनू की अगर बात करना चाहूँ तो इसमें जो है कितने मतदान प्रतिशत, या यूँ कहें कि कितने वोटर्स इस बार अधिक जो है इस लोकसभा सीट पर जुड़े हैं, और इस सीट का जो है रुख हमें किस तरफ दिखाई भी दे रहा है। देखो, झुंझुनू का आपने जैसे पूछा, भाई झुंझुनू में 12,03,000 वोटर निकला था 2019 में जी। इस बार 2024 में 10,94,000 वोटर निकला है जी। तो मतलब सीधा सीधा 1,09,000 वोटर पिछले इस बार की तुलना में कम निकला है जी। यानी कि सबसे अधिक वोट बैंक यहाँ पे कम हुआ है अभी तक 4 सीटों में। यहाँ पर नया वोटर जुड़ा है 1,60,000 जी। पिछले बार जीत का मार्जिन था 3,03,000 जी। तो अब आप समीकरण अगर समझ पा रहे हैं तो देखो, 1,09,000 वोटर तो निकला ही नहीं जी। वो कांग्रेस बता रही कि ये सारा ही बीजेपी का वोटर है, प्लस 1,60,000 युवा वोटर है, वो कह रहे हैं कि ये सारा युवा वोटर हमारा है जी। तो अब इस समीकरण को माने तो ये 3,03,000 का मार्जिन लगभग बराबर सा होता हुआ दिख रहा है जी। कुछ वोटर उनका ऐसा भी टूटा होगा जो पहले इनको वोट किया था और इस बार कांग्रेस को वोट किया है जी। तो इस हिसाब से सारे समीकरण के हिसाब से ये सीट भी फाइट वाली हो गई है और यहाँ पर भी कड़ी टक्कर है। यहाँ पर भी कांग्रेस आगे दिख रही है बजाय बीजेपी के। अगर जितने भी फलौदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट्स माने और अन्य रिपोर्ट्स माने तो अगर उन समीकरण को भी आधार लें और अगर इस समीकरण को भी विस्तार से समझें तो कुछ आंकड़ा ऐसा ही दिखाई दे रहा है जी। तो सर जैसा हमने झुंझुनू की चर्चा की दर्शकों के साथ, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर मैं सीकर की चर्चा करना चाहूँ दर्शकों के साथ, तो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल वो अभी बना हुआ है और जो है लगातार सुर्खियों में चल रहा है। देखो सीकर पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस यहाँ पर नहीं है जी। और बीजेपी खड़ी है।
अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सीकर में 13,30,000 वोटर निकला था 2019 में वोट डालने। अब की बार बात की जाए तो 12,74,000 वोटर ही निकला है वोट डालने जी। यानी कि सीधा 56,000 की कमी आ गई वोटर में। और नया वोटर यहाँ पर जुड़ा है 1,91,000। अब 2,97,000 से यहाँ पर बीजेपी जीती थी पिछली बार, तो सीधा फैक्टर है कि 1,91,000 ये और 56,000 की ये कमी आई, तो मतलब 2.5 लाख के करीब ये आंकड़ा हो चुका है जी। और सिर्फ अंतर था 2,97,000 का। प्लस यहाँ पे क्या हुआ है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसको उन्होंने इंडिया गठबंधन में ले लिया, तो वो जो उसके वोट कटते वोट भी नहीं कट रहे हैं। जब वो वोट नहीं कट रहे हैं और अगर वो वोट एक साथ गिरा है, यानी कांग्रेस का वोटर भी एक तरफ गया है और निर्दलीय की तरफ भी, तो इस वजह से ये सीट स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि हमारी सीट से बाबा जी जीत रहे हैं, लेकिन समीकरण जितने भी बैठ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है जी। अब ये आज हम आपको नया समीकरण बता रहे हैं, इसके आधार पर भी ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर बीजेपी का चांस जो है वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा जी। तो सर जैसा आपने सीकर का हाल दर्शकों को बताया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट जयपुर की लोकसभा की सीट है उसके बारे में सर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि उसमें जो है कितने मतदान प्रतिशत जो यूं कहे कि 2019 से 2024 के अंदर जो है इनका अंतर देखा जा सकता है और किस प्रकार का प्रभाव इस सीट के ऊपर वोटों से पड़ा है। ये सीट जो है हमने कई वीडियो में चर्चाएं की है, फलोदी सट्टा बाजार से भी आंकड़े अपने पास आए, उनमें भी हमें पता लगा कि ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जो है शामिल हुई थी। लेकिन अभी अगर बात करें तो इसमें जो है कोई बदलाव जो है देखने को मिल रहा है या फिर मतदान प्रतिशत में कुछ उतार चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं। तो दर्शकों के सामने एक बार जो राय है वो आप रखिए। जैसा आपने सवाल पूछा कि जयपुर शहरी के बारे में जी, तो यहाँ पर 2019 में मतदाता 14,56,000 वोट डालने निकला था जी। वहीं अब 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर 14,49,000 वोटर निकला है जी, यानी कि सिर्फ 7,000 वोटर कम निकला है जी। जो कोई ये बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये वोटर तो हो सकता है कि कोई काम से नहीं गया हो या फिर और कहीं बाहर रहा हो, ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है यहाँ पर तो। और अगर यहाँ पर नए वोटर की बात की जाए तो 1,62,000 है। अगर वहीं इस पर वोट प्रतिशत जीतने की बात की जाए 2019 में जब बीजेपी जीती थी तो 4,31,000 वोटों से जीती थी जी। तो अगर मैं नए वोटर को और प्लस अगर इसके जो वोट कम हुआ है 7,000 इसको भी अगर जोड़ दूं तो भी इसका जो मार्जिन है बीजेपी का जीतने का ये बहुत अधिक है और शायद ही ये यहाँ पर कम हो पाएगा इस समीकरण के आधार पर। तो यानी कि बीजेपी के खाते में ये सीट आसानी से जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं फलोदी सट्टा बाजार और अन्य समीकरण भी यही कह रहे हैं कि जयपुर की सीट और अन्य जो शहरों की सीट हैं वो बीजेपी के खातों में आसानी से जाएंगी जी। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर जयपुर ग्रामीण के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो उसमें जो है किस प्रकार का मतदान जो है वो हमें देखने को मिला है और अगर कंपेयर किया जाए इसको 2019 से तो इस बार जो है कितना प्रतिशत कम या फिर यूँ कहें कि ज़्यादा, वो कैसा देखने को मिला है? देखो जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो ये भी काफ़ी चर्चित सीट है जी। जयपुर ग्रामीण में 2019 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 12,69,000 वोट यहाँ पर डले थे जी। वहीं अगर इस बार 2024 की बात की जाए तो 12,38,000 वोट यहाँ पर डले हैं, तो यहाँ पर कमी आई है 41,000 वोटों की जी। और इस बार नया वोटर यहाँ पर जुड़ा है 2,42,000 जी। यानी यह अभी तक का सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ पर जुड़ा है जी। और ये पिछली बार जो बीजेपी यहाँ पर सीट निकाली थी बीजेपी ने यहाँ पर 3,93,000 वोटों से बीजेपी यहाँ पर जीती थी। तो अब यहाँ पर समीकरण ये है कि फलोदी सट्टा बाजार और अन्य समीकरण ये बता रहे हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन मतदान के प्रतिशत को अगर अपन विवेचन करें गहराई से तो देखिए आप कि 41,000 वोटर कम निकला, साथ ही 2,42,000 नया वोटर मिला जी। तो ये अगर बीजेपी के समीकरण में बीजेपी के वोटर में से माइनस कर दिया जाए अगर कांग्रेस के हिसाब से तो 41,000 ये माइनस हो गया और 2,42,000 अगर ये माइनस और कर दें तो जो मार्जिन आता है वो लगभग सिर्फ 1 लाख का ही बचता है। और इस बार सचिन पायलट जी का प्रत्याशी होने की वजह से ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि गुर्जर समुदाय के जो वोट हैं वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ आए हैं जी। और साथ ही अनिल चोपड़ा जी के कम्युनिटी ने भी उनको जमकर वोट किया है। इसी का उदाहरण उनके गांव में भी देखने को मिला जी। जब उनके गांव में 90 से 100% वोट हुआ
और ये साफ साफ समझा जा रहा है कि उनके गांव के आसपास के जो इलाकों में जो 90 से 100% जो वोट हुआ है वो उनके पक्ष में ही गया है। इसलिए इस हिसाब से ये मजबूत दावेदार हो जाते हैं इस सीट पर जीतने के भी। और एक यही मैं बताऊँ, फलोदी और अन्य समीकरण के अलावा इतर अगर हम बात करें एक जयपुर सट्टा बाजार की, तो जयपुर सट्टा बाजार ये कह रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार इस सीट से जीत रहे हैं, चाहे मार्जिन कम होगा लेकिन सीट ये आ जा रही है कांग्रेस के खाते में। वहीं फलोदी सट्टा बाजार और जो अपना विवेचन आ रहा है उसके आधार से ये सीट जा रही है बीजेपी के खाते में। अब विवेचन किसका सही होता है ये तो भविष्य के गर्भ में या 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये सीट ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है और बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। जी, तो सर जैसा आपने दर्शकों को बताया कि इस सीट के ऊपर जो जयपुर ग्रामीण की सीट है इसके ऊपर फलोदी सट्टा बाजार कुछ और कह रहा है और जयपुर का जो सट्टा बाजार है वो कुछ और कह रहा है, तो आपस में जो है आपको नहीं लगता कि इस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं इन दोनों सट्टा बाजारों के द्वारा विरोधाभास जो है वो जताया जा रहा है इस सीट को लेकर, और जो सीट की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डिक्लेयर जो है वो नहीं हो पा रही है? हाँ जी, ये सीट बिल्कुल फंसी पड़ी है और जैसा आपने बताया और मैंने बताया कि ये सीटों पे अलग अलग सट्टा बाजारों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जी, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट अगर अपन अलवर की तरफ रुख करना चाहें तो बड़ी जो रोचक मुद्दा था इसके ऊपर, इस सीट के ऊपर, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का माहौल जो है इस सीट के ऊपर दिखाई देता है। साथ हम ये भी चर्चा करते हैं कि मतदान प्रतिशत जो जैसे कि देखा जाए 2019 में और 2024 में तो कितना मतदान प्रतिशत कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो क्या जो आपकी रिपोर्ट से इसके ऊपर बता रही है? देखो, अगर आप अलवर की बात करें तो अलवर में 12,68,000 वोटर 2019 में वोट करने निकले थे जी। इस बार 12,37,000 वोटर वोट करने निकला जी। तो वहीं पर वोट कमी आ गई सिर्फ 31,000 की। इसको ज़्यादा नहीं है, 31,000 का कोई वोटर ज़्यादा कमी नहीं मान सकते आप उसको। यहाँ पर नया वोटर जुड़ गया 1,87,000। अब यहाँ पर देखिए बालक नाथ जी जो यहाँ पर पीछे सांसद थे, अब विधायक हैं जी, वो 3,30,000 वोटों से जीते थे। अब इस मार्जिन यानी कि नए वोटर और प्लस ये आपका समीकरण है जो 31,000 वोटर नहीं निकला है, इनको जोड़ दें तो करीब करीब 2,10,000 हो जाता है और जो जीत का मार्जिन है वो लगभग 1 लाख कुछ ही बचता है जी। इस आंकड़े को माने तो ये सीट भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टक्कर की लग रही है जी। वहीं फलोदी सट्टा बाजार और अन्य समीकरण ये कह रहे हैं कि ये सीट बीजेपी जीत रही है। लेकिन अगर मतदान प्रतिशत को गहराई से समझें और जैसे कांग्रेस का लोकल वर्सेस भारी का मुद्दा था, अगर लोकल समझ के वोट अगर पड़ा होगा कि लोकल प्रत्याशी को हम वोट करेंगे जी, और यादव वर्सेस यादव की भी टक्कर थी, तो अगर ऐसा हुआ होगा तो ये सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। लेकिन अधिक चांसेज यही हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और ये समीकरण भी यही कह रहे हैं कि वोट का परसेंट कम होगा जीतने का। हो सकता है कि 50,000 वोटों से जीते, 40 से जीते, 30 से जीते, 10 से जीते, या हो सकता है 5 से जीते जी। पर बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट पर लीड पे जरूर दिख रही है। जी, तो जैसा आपने दर्शकों को बताया कि अलवर लोकसभा सीट से हमें बीजेपी की जो है एक प्रकार से जीत जो कह सकते हैं कि वो आगे जो है दिखाई दे रही है। तो सर इसके बाद जैसे नेक्स्ट लोकसभा सीट भरतपुर के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो उसमें जो है मतदान प्रतिशत के अंदर जो है कितना बदलाव जो है वो देखा जा सकता है और किस प्रकार जो है लोगों की जो राजनीति को लेकर जो है मनसाएं हैं वो किस प्रकार की दिखाई दे रही है? देखो, अगर भरतपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर 11,48,000 वोटर 2019 में वोट करने गया था। इस बार की वोटर की बात की जाए तो 11,16,000 है जी। जो कमी आई है वो है 32,000 की दोनों के बीच में जी। मतलब 32,000 कम वोटर यहाँ पर निकला है जी। लेकिन 1,81,000 वोटर नया जुड़ गया है यहाँ पे जी। और जो पिछली बार बीजेपी यहाँ पर सीट निकाली थी उन्होंने तो 3,18,000 वोटों से जीते थे जी। अब इस समीकरण को बात की जाए तो 1,81,000 वोटर ये हो गया और 32,000 ये हो गया। जी। बीजेपी इसके हिसाब से मान रही कि हम हाँ इसको मार्जिन कम रहेगा पर ये सीट हम जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो मार्जिन है इसको हम अदर वोटर से भी कम करेंगे। जी। हाँ, तो जैसे जो मोदी सरकार का वोटर था वो इस बार हमारे पास आया है जो मुद्दे थे उनके आधार पर, तो इस हिसाब से ये सीट भी फंसी पड़ी है जी। लेकिन अन्य कोई समीकरण देख रहे हैं या इसको आधार ले रहे हैं तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने और अपना जो सर्वे आया था जो हमने कल एक वीडियो में किया है उसके आधार पर ये सीट भी कड़ी टक्कर है यहाँ पे। जी। तो सर जैसा आपने इस सीट का जो भरतपुर की लोकसभा सीट है इसका आंकड़ा जो है दर्शकों के साथ साझा किया, लेकिन जब ऑफ कैमरा बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले जब आप आपस में चर्चाएं कर रहे थे
तो एक जो किस्सा है जो आपने मेरे को बताया था, तो वो किस्सा जो है आप दर्शकों के साथ जो है शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ज़रूर शेयर कर देता हूँ वो किस्सा। देखो, कल मेरे एक पत्रकार अपने दोस्त है, उससे बात हुई जी। अभी आप देखेंगे जैसे कि 1 जून से एग्जिट पोल आने लगते हैं टीवी पे जी। तो अभी एग्जिट पोल वाले राजस्थान में घूम रहे हैं जी। और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसकी सरकार बनेगी। तो वो पत्रकार महोदय मेरे को बता रहे थे कि भाई उन्होंने हमसे पूछा कि भाई हमें ऐसे लोगों से मिलवाओ जो ना कांग्रेस के हों और ना बीजेपी के हों, हमें बस जो रियल वोटर है, जो किसी सब मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करता है या फिर अन्य कारणों को ध्यान में रख के वोट करता है, उससे हमें उनका ओपिनियन जानना है। जी। लेकिन उन्होंने एक किस्सा और भी बताया हमें कि वो बाकी की जगह कहीं पर घूम के आए थे राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में। तो उन्होंने ये बताया कि राजस्थान का वोटर इस बार काफ़ी तेज हो गया है जी। वो हमारे सामने वोट किसी और को दे के आया है और बता किसी और को रहा है जी। या फिर ये कह रहा है कि हम तो वोट डालकर ही नहीं आए, जब सच में वो वोट डालकर आया है। यानी कि बात ये है कुल मिलाकर कि अब की बार वोटर बताना ही नहीं चाहता कि मैंने वोट किसको किया है। जी। तो इसका अगर मैंने विवेचन किया या उनके साथ भी मेरी बात हो रही थी तो ये कह रहे थे वो कि भाई जो मोदी समर्थक वोटर है वो तो खुलकर बोलता है कि भाई मैंने तो मोदी को वोट किया है, वो चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो। लेकिन इस बार अगर वोटर नहीं बोल रहा है तो गड़बड़ लग रही है। इस गड़बड़ का फायदा किसको होता दिख रहा है ये तो शायद आप भी समझ रहे होंगे। अब यही है कि चांसेस यही लग रहे हैं कि ये वोटर इस बार कांग्रेस को वोट दे के आया है और वो बताना नहीं चाहता है कि हमने वोट कांग्रेस को किया है। जी। तो सर मैं यहाँ पे दर्शकों के सामने एक बात रखना चाहूँगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि वो बता नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब ने जो नीचे कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है उसमें लिख तो सकते हैं, हमारे तक अपनी बात तो पहुँचा सकते हैं, ताकि हमें एग्जिट पोल जो है बनाने के अंदर आसानी मिले कि किस लोकसभा सीट से कौन विजय जो है वो हो रहा है। और साथ ही अंत में ये भी बता दूं मैं इससे जुड़ते हुए एक सवाल कि अब की बार जो एग्जिट पोल आएंगे ना जी। तो उन पे ज़्यादा विश्वास ना करें कि 1 जून को ये मान लें आप कि हमारा ये उम्मीदवार हार गया है या ये उम्मीदवार जीत गया है। जी। कहीं आप ये दिल पे लेके बैठ जाएं। 4 जून का इंतजार जरूर करना क्योंकि इस बार एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। जी। वोटर ने वोट किसी और को दिया है और बताया किसी और को है। जी। तो इसीलिए जो है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जो है उसके अंदर रख सकते हैं। और हमारे पास भी जो राय भेजे वो सच्ची भेजे, हमें भी कहीं झूठी राय बता दे, वोट किसी और को दे के आए हैं और राय हमें बता दे कि हमें किसकी और की, तो जिससे हमारा एग्जिट पोल भी गलत हो जाए। तो ऐसा जो है दर्शकों नहीं करें और जो अपनी राय है वो सही तरीके से जो है वो रखे। चलिए सर, इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट की तरफ रुख करते हैं। इसके बाद सर जैसा हमने भरतपुर की चर्चा अपने दर्शकों के साथ कर ली, इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट करौली धौलपुर का जो है हाल मैं आपसे पूछना चाहूँ और किस प्रकार के समीकरण जो है इस सीट पर हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि आंकड़े जो है उनमें कितना बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो, करौली धौलपुर की बात करें तो ये एक ऐसी सीट है जहां पर 2019 में वोटर नहीं निकला और इस बार भी वोटर नहीं निकला। यानी कि अगर ये कह रहे हैं हाउल्लड़ मच रहा है पूरे देश में कि भाई वोटर ही नहीं निकलता, ये ऐसी सीट है कि यहाँ पर वोटर निकलता ही नहीं है। जी। देखो, यहाँ पर 2019 में 9,99,000 वोट डले थे। अगर इस बार की बात की जाए तो वोट और कम हो गया, 9,79,000 वोट यहाँ पर इस बार डला है। वोट का जो प्रतिशत कम हुआ वो 20,000 हो गए, 20,000 लोग कम वोट डालने निकले। नया वोटर यहाँ पर जुड़ा था 1,70,000 और यहाँ पर जो पिछली बार बीजेपी जीती थी सिर्फ 98,000 वोटों से जीती थी। जी। तो इन सब फैक्टरों को अगर ध्यान से अगर विवेचन करें अपन तो ये है कि नया वोटर 170 जुड़ गया, 20,000 वोट ये भी कम हो गए। तो 1,90,000 हो गया और वोट का मार्जिन क्या था, सिर्फ 98,000। तो ये सीट सीधा सीधा इस समीकरण के आधार पर भी फंसी हुई है, किसी की भी तरफ जा सकती है ये सीट। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बीजेपी इसको आराम से निकाल रही है। फिर फलोदी सट्टा बाजार भी इसको यही कह रहा है कि भाई ये सीट फंस रही है, यहाँ पर टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। और वहीं पर अपने जो समीकरण आ रहे हैं, जो लोकल लेवल पे जो रिपोर्ट्स आई उनके आधार पर भी यही है कि ये सीट फंसी पड़ी है, टक्कर बड़ी है, कड़ी है। जी। तो यहाँ पे सर मैं दर्शकों की तरफ से एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। जो ये आंकड़े आपके द्वारा पेश किए जा रहे हैं वो आंकड़े जो है आपको कहाँ से प्राप्त हुए और कौन से आंकड़े जो आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे हो, तो एक बार उसकी चर्चा भी जो है इस बात पर हो जाए। देखो, ये आंकड़े आपके सामने हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये चुनाव आयोग ने जारी करे हैं। साथ ही आप दैनिक भास्कर में 3 तारीख के पेपर में फ्रंट पेज पर ये आंकड़े प्रकाशित हुए हैं जी। वहाँ पर जाकर आप इसको डबल चेक कर सकते हैं। हम हमारी कोई भी वीडियो में जानकारी अपने कोई आधार पर नहीं देते हैं,
पूरा विश्लेषण करने के बाद ही आपको जानकारियां देते हैं। और कोई भी जानकारी आपको बिना फैक्ट्स और बिना तथ्य के जो है हमारे चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। तो सर जैसा अभी हमने बात कर ली, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट, अगर दौसा की तरफ मैं जानना चाहूँ कि दौसा की लोकसभा सीट के अंदर जो किस प्रकार का माहौल जो है वो देखा जा सकता है, या यूँ कहें कि वोट प्रतिशत में किस प्रकार का बदलाव जो है वो देखने को मिला है, तो एक बार आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखो, दौसा की सीट शुरू से कांग्रेस मान रही थी ये तो हमारे पास आ रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदर खाने पता है कि ये सीट वो हार रहे हैं जी। देखो, यहाँ पर अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए, यहाँ पर वोटर निकला था 2019 में वोट डालने 10,64,000, वहीं 2024 में निकला 10,58,000 जी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 6,000 का वोटर कम हुआ, मतलब 6,000 लोग ही नहीं निकले वोट डालने, मतलब ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। जयपुर के बाद अगर जयपुर से भी कम है यहाँ पे तो, और नया वोटर यहाँ पे जुड़ा 1,73,000। अब ये समीकरण देखो, अब सिर्फ यहाँ पर बीजेपी पिछली बार जीती थी 78,000 से, जबकि नया वोटर कितना जुड़ गया 1,73,000, 6,000 वो और जोड़ लीजिए 1,80,000 का आंकड़ा हो गया है यहाँ पे, और सिर्फ 78,000 से बीजेपी जीती थी पिछली बार, मतलब पिछली बार भी सीट फंसी हुई थी। तो इस बार तो सीधा सीधा फंसी हुई है ये सीट, और मैक्सिमम चांसेज यही हैं। फलोदी सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि ये सीट जा रही है कांग्रेस के हाथ में, और वहीं हमारे समीकरण भी यही कह रहे हैं कांग्रेस के हाथ में जा रही है। और ये मतदान का समीकरण भी देखें तो इसके आधार पर भी ये सीट आराम से जाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस के हाथ में। तो सर जैसा हमने दर्शकों के साथ आपने जो हाल है वो दौसा की सीट का बताया, इसके बाद सर नागौर की लोकसभा सीट है, उसका किस प्रकार का हाल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कहें वोटों के अंदर किस प्रकार का उतार चढ़ाव जो है इस बार हमें देखने को मिला अगर कंपेयर करें 2019 से? तो देखो, नागौर में एक अलग ही किस्सा है कि वहाँ पर प्रत्याशी चेंज नहीं हुए हैं जी, बस पार्टियां बदल गई हैं। मतलब उधर के जो बीजेपी एनडीए में थे वो इधर आ गए कांग्रेस इंडिया गठबंधन में, और जो कांग्रेस के साथ थी प्रत्याशी वो आ गई अपने बीजेपी में। लोगों के लिए प्रत्याशी वही है, बस चुनाव चिन्ह बदल गया है। तो अब देखो, अगर मैं प्रत्याशी की बात बता दिया आपको मैंने, अब आप नागौर में बताऊं कि 12,04,000 वोटर निकला था 2019 में, जब हनुमान बेनीवाल जी वहाँ पर जीते थे। अब इस बार निकला है 12,28,000 वोटर जी, यानी कि 24,000 वोटर बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। तो 2,22,000 वोटर यहाँ पर नया जुड़ा था इस बार, और पिछली बार जो जीत का मार्जिन था वो 1,81,000 था। यानी कि साफ साफ समीकरण ये कह रहा है कि वोटर इस बार दुखी तो नहीं था हनुमान बेनीवाल जी से, क्योंकि वोट प्रतिशत तो बड़ा है, और इसका सीधा सीधा बात ये है कि हनुमान बेनीवाल जी इस सीट पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर है, पर हनुमान बेनीवाल जी आगे जरूर दिखाई दे रहे हैं, और फलोदी सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी ये सीट निकाल लेंगे, चाहे मार्जिन कम हो सकता है। और वहीं हमारे समीकरण भी यही इशारा कुछ कर रहे हैं जी। तो सर जैसा आपने नागौर का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट में टोंक सवाई माधोपुर की आपके साथ चर्चा करना चाहूँ कि किस प्रकार का माहौल जो है वहाँ देखने को मिल रहा है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। और दूसरा अगर सर बात की जाए जो हम दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रही है मतदान प्रतिशत में, तो इस बार जो है कितना मतदान प्रतिशत इस सीट के साथ हुआ है? देखो, अगर टोंक सवाई माधोपुर का जैसे आपने सवाल किया तो यहाँ पर 12,34,000 वोटर वोट डालने निकला था 2019 में जी। 2024 की बात की जाए तो 12,17,000 वोटर निकला है वोट डालने जी। वहीं कमी जो आई है वो 17,000 की आई है, मतलब पिछले बार से कमी आ गई है वोट में, पर ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है 17,000, आप भी समझते हैं कुछ भी नहीं जी। है। अब पर जो नया वोटर है यहाँ पर जुड़ा है 2,05,000, देखो कमी आई है, वोटर बढ़ा है इतना ज़्यादा पर फिर भी कमी आई है जी। और 1,11,000 का मार्जिन था जीत का, जो कि बड़ा नहीं है। अगर 2,05,000 और 17,000 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये करीब करीब 2,30,000 से भी ज़्यादा होता है जी। तो 1,11,000 का मार्जिन था। इसकी समीकरण के आधार भी इस सीट पर कांटे की टक्कर है, यानी कि ये पता नहीं चल रहा है कि ये बीजेपी के खाते में जा रही है या कांग्रेस के खाते में। फलोदी सट्टा बाजार भी यही कह रहा है और हमारे सर्वे भी यही कह रहे हैं कि इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जी। तो सर जैसा आपने टोंक सवाई माधोपुर का हाल दर्शकों को बताया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट में अजमेर की तरफ रुख करना चाहूँगा। जैसा हमने देखा कि इस सीट के ऊपर जो दो प्रत्याशी हैं आपस में जाट समुदाय से दोनों हैं और कहीं ना कहीं आपस में मुकाबला जो है वो लड़ रहे हैं, तो इसमें जो है मतदान प्रतिशत किस प्रकार का हुआ है इस बार इस सीट के ऊपर और कैसा जो है माहौल इस सीट के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है? देखो, आपने जैसे पूछा अजमेर का, यहाँ पर चौधरी वर्सेस चौधरी, जैसे आपने बोला जाट समुदाय से दोनों प्रत्याशी आते हैं जी। और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए भागीरथ चौधरी जी, उनके लिए कहा जाता है कि
कि वो बड़े किस्मत वाले हैं जी। वो जिस भी चुनाव में या जहाँ पर भी कुछ उनको पद पे वो अब डिमांड रखते हैं वो पद उनको आसानी से मिल जाता है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग मेहनत की नहीं किस्मत की खाते हैं और ये उनमें से हैं। और ऐसा ही कुछ समीकरण इस सीट पर भी दिख रहा है। देखो 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर 12,63,000 मतदाता निकला था वोट डालने। अब की बार जो मतदाता निकला है वो 11,93,000 है, यानी कि जो कमी आई है वो 70,000 वोटों की आई है। नया मतदाता इस बार जुड़ा है 1,23,000, पर बीजेपी का जो जीत का मार्जिन था वो था 4,16,000 जी, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और शायद कांग्रेस इसको पाट नहीं पाएगी, कांग्रेस के आसपास नहीं पहुंचने वाली है। और ऐसा ही फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है, ऐसा ही सब कह रहे हैं। कम हो सकता है कि ये मार्जिन 3 लाख का हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि अजमेर की सीट जा रही है। मतलब भागीरथ चौधरी जी का भाग्य उनके साथ यहाँ भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और कहीं ना कहीं आपके कही अनुसार जो है उनका नाम इस बार जो है उनको पद पे कहीं ना कहीं आसीन करवाने में उनका साथ देगा। नाम नहीं, भाग्य। जी ठीक है जी। तो सर जैसा आपने अजमेर के बारे में जो है बातें अपने दर्शकों के साथ साझा की या फिर यूँ कहीं आंकड़े उनके साथ साझा किए, इसके बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट पाली की मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। और पाली में जो है किस प्रकार मतदान जो है वो हमें देखने को मिला है। इसके बाद मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इस सीट के ऊपर कौन सी जो है पार्टी एक तरफा जो है जीत या फिर यूँ कहीं कि मुकाबला जो है इनका आपसी दिखा रहा है। देखो पाली की जैसे आपने बात करी, पाली में वोट प्रतिशत की बात करें अपन तो 2019 में 13,62,000 लोग वोट डालने निकले थे जी। वहीं अभी 2024 की बात करें तो यहाँ पर 13,43,000 वोटर वोट डालने निकला है जी। तो वोट प्रतिशत की जो कमी आई है वो 19,000 लोगों की आई है। जो नया वोटर जुड़ा है 1,87,000 है जी। तो अब इसके आधार पर बात की जाए, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी की पिछली बार जो जीत थी वो यहाँ थी 4,82,000 की जी। मतलब एक बहुत बड़ा मार्जिन। और अब इसको आप वोट प्रतिशत कमी की देख लें, कमी है यहाँ पर सिर्फ 19,000 की और नया मतदाता जुड़ा है 1,70,000। अगर इस सबको मान लें कि ये सब सारा कांग्रेस का वोटर है जो कि नहीं है, अपन जो चर्चा कर चुके हैं युवा, अगर ये भी है तो भी बीजेपी इस सीट पर हारती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो सीधी सीधी बात है कि पाली की जो सीट है वो आसानी से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। और आप अभी ये भी देख रहे होंगे जैसे ऊपर की जो हम सीटें वो बात कर रहे थे वो उनमें टक्कर मुकाबला दिखाई दे रहा था, या अब नीचे की तरफ अब जब जैसे जैसे आ रहे हैं वो एक तरफा बीजेपी इसमें लीड बनाती हुई दिख रही है इन सीटों में। तो सर जैसा आपने पाली का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट में जोधपुर की आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि इसमें जो है कैसा माहौल जो है वो अपने को दिखाई दे रहा है और वोट प्रतिशत में कितना बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। देखो जोधपुर फिर अगर वापस एक शहर आ गया जी, और इसको अगर अपन फास्ट फॉरवर्ड में करें तो भाई जयपुर के बाद शहर है जोधपुर, राजस्थान का बड़ा शहर है जी, और वहाँ पर बीजेपी का जलवा रहता है। ऐसा ही जलवा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 13,48,000 वोटर 2019 में वोट करने निकला था और 13,74,000 वोटर अब वोट करने निकला है जी। मतलब कि वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ गया है ना कि कम हुआ है। 26,000 वोटर अधिक निकले हैं। शहर का प्रभाव हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि शहर में वोटर एजुकेटेड है वो वोट करने निकलता है और यहाँ पर पिछले बार से वोट बढ़ा है ना कि कम हुआ है। जो शोर शराबा मचाया जा रहा है कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन जोधपुर में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी। अब यहाँ पर नए मतदाता की बात की जाए तो 1,81,000 है और वहीं बीजेपी का जो जीत का मार्जिन था पिछले बार 2,74,000 था। तो इन समीकरण को भी बात कर लें, जोड़ लें तो हो सकता है कि बीजेपी का यहाँ पर जीत का मार्जिन कम रहे पर बीजेपी की सीट आराम से एक खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही कुछ फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है और ऐसे ही हमारे पत्रकारों से जो विश्लेषण आ रहा है वो भी यही कह रहे हैं जी। जैसा आपने दर्शकों को जोधपुर की लोकसभा सीट है उसका हाल बताया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट बाड़मेर के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो बड़ी सुर्खियों में भी रहती है जो सीट, उसके बारे में जो है आपके क्या विचार है और किस प्रकार का माहौल इस सीट पे जो है मतदान प्रतिशत को लेकर तो हमें विशेष जो है देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का जो है वो दिखाई दे रहा है। देखो बाड़मेर की सीट का रिजल्ट जानने के लिए सब दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है जी और सब कोई इस पे विश्लेषण जानना चाहते हैं गहराई से जी। तो इस सीट पर मैं तो आपका थोड़ा टाइम भी लूंगा जी। देखो इस सीट की बात करी जाए तो बाड़मेर जो है यहाँ पर 14,23,000 वोटर 2019 में निकला था जी। इस बार की बात की जाए तो 16,77,000 वोटर वोट करने निकला है जी। यानी कि वोट सीधा सीधा 2,54,000 लोग अधिक वोट डालने निकले हैं जी। अगर मोदी वेव की भी बात की जाए जो 2019 में थी और अगर पुलवामा जैसा भी एक भावनात्मक मुद्दा था जी, वो भी
काम नहीं कर पाया, रविंदर भाटी जी ने वो काम कर दिया कि वोटर एकदम से इतना ज़्यादा वो निकाल लाए घरों से। और यहाँ पर नया वोटर था 2,67,000 जी, और पिछली बार बीजेपी यहाँ जीती थी 3,24,000 से। तो मेन बात देखो इसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से जनता ऊब चुकी है जी। अब वो चाहते हैं कि कोई नया उम्मीदवार आए, कोई फ्रेश उम्मीदवार आए, और ऐसा ही कुछ इस सीट पर आपको देखने को मिल रहा है। जी। जैसे ही एक फ्रेश उम्मीदवार आया, यानी कि तीसरा बंदा आया, भाजपा कांग्रेस को जनता वोट दे चुकी। लगभग 65 सालों तक देश पर कांग्रेस ने राज किया और लगभग 16 साल हो गई बीजेपी को राज करते हुए। जनता ने दोनों की राजनीति देख ली है जी। और अब जनता को भी शायद ऐसा लगता है कि ये राजनेता जो हैं, जो इन पार्टियों से आते हैं या फिर ये इधर से उधर ही हो जाते हैं, पार्टियां बदल कर, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, और जो नए लोग हैं उनको चांस देना चाहिए। ऐसा ही कुछ चांस यहाँ की जनता देती हुई दिख रही है। और जो राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिक वोट करने के लिए भी निकली है, जैसे ही उम्मीदवार उनको एक नया मिला, और जहाँ पर उम्मीदवार वही भाजपा और कांग्रेस वाले थे, वहां पर वोट प्रतिशत कम ही हुआ है, ना कि बढ़ा है जी। और इसी समीकरण के आधार पर देखा जाए तो रविंदर भाटी जी ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार और वहीं पर हमारे आंकड़े ये कह रहे हैं कि उमेदा राम जी ये सीट पर जीत रहे हैं, चाहे मार्जिन कम होगा, लेकिन उमेदा राम जी आगे जरूर दिखाई दे रहे हैं और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जी। लेकिन ये समीकरण अगर आधार माने तो ये सीट रविंदर सिंह भाटी जी के खाते में जा रही है। जी। तो जैसा आपने बताया दर्शकों को कि जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर एक प्रकार से जो है ऊब चुकी है। तो दर्शकों इसमें जो है संशय का तो विषय कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि आंकड़े आपके सामने हैं। अगर आपको विश्वास फिर भी नहीं हो तो आप जाके आराम से जो है इजीली इनको चेक कर सकते हो। हमारे द्वारा जो फैक्ट है, मैंने पहले भी बताया है कि जो फैक्ट होते हैं वो एकदम जायज़ होते हैं। तो ठीक है सर, आपने बता दिया दर्शकों को। तो जैसा सर इसके बाद अपन नेक्स्ट लोकसभा सीट जालोर की तरफ अगर रुख करना चाहें तो इसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है, या फिर यूँ कहे कि जो मतदान प्रतिशत है, क्योंकि बहुत बड़े नेताजी जो एक प्रकार से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके लड़के कहीं ना कहीं से लोकसभा सीट से जो है उम्मीदवार थे इस बार, तो उन्होंने जो है इसमें वोट प्रतिशत में कितने अहम भूमिका जो है उनके द्वारा निभाई गई, तो ये जो है आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करें। देखो जालोर के बारे में जितने भी समीकरण आ रहे हैं, चाहे वो फलोदी सट्टा बाजार को या हमारा पत्रकारों का विवेचन हो जी, सब में वैभव गहलोत जी हार रहे हैं जी। यानी कि कांग्रेस ये सीट हार रही है, गहलोत जी के पुत्र ये सीट हार रहे हैं जी। ये आंकड़ा गहलोत जी को भी थोड़ा उत्साह देगा जी। ये आंकड़ा जो है ये कह रहा है कि देखो जालोर में पिछली बार 13,62,000 वोटर वोट करने निकला था, इस बार 14,45,000 वोटर वोट करने निकला। इस बार वोटर बढ़ गया 83,000 जी। तो नया वोटर यहाँ पर इस बार है 2,26,000 और पिछली बार यहाँ पर जब बीजेपी जीती थी 2,61,000 से ही जीती थी जी। तो यानी कि इन दोनों मार्जिन को जोड़ें और प्लस ये देखें कि वोटर यहाँ पर बढ़ा है, ज़्यादा वोट करने ही निकला है, तो आई थिंक उम्मीदवार तो उनको पसंद थे। मुझे लगता है कि उम्मीदवार तो उनको अच्छा लगा जी, तभी तो वोट करने निकले। वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ, तो अब उस वोट प्रतिशत का फायदा बीजेपी को जा रहा है या कांग्रेस को, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस वाले यानी कि गहलोत जी या उनका पुत्र ये मान रहे हैं कि ये सारे वोट हमारे पास आ रहे हैं, युवा वोटर भी हमारे पास आ रहा है, इसी आंकड़ों का आधार लेके वो मान रहे हैं कि हमारी जीत होने वाली है। लेकिन और सट्टा बाजार हो या अन्य आंकड़े हो उनके अगेंस्ट ही हैं। तो दर्शकों जैसा जालोर की लोकसभा सीट का हाल जो हमें फिलहाल दिखाई दे रहा था वो हमने आपके साथ साझा किया। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट लोकसभा सीट उदयपुर के बारे में जो है चर्चा करना चाहूँगा, जो एक शहरी जो राजस्थान के अंदर एक शहर है और इसके अंदर जो है किस प्रकार का मतदान प्रतिशत वो देखने को मिला। इसके बाद जो है कौन सी पार्टी जो है इस सीट के ऊपर जो है कहीं ना कहीं विजय की तरफ जो है हमें जाती हुई भी दिखाई दे रही है। देखो जैसे आपने पूछा उदयपुर के बारे में जी, उदयपुर में 14,55,000 वोटर 2019 में वोट डालने गए थे जी। वापस एक शहर आ गया है और शहर में वापस से बात वही है कि बीजेपी जीतने वाली है। तो साफ साफ इसका बस आंकड़ा हम दर्शकों से शेयर कर देते हैं। इस बार 14,27,000 वोटर बाहर निकला, यानी कि वोट प्रतिशत शहर है तो बढ़ गया है जी, मतलब वोटर जागरूक है। 32,000 वोटर एक्स्ट्रा यहाँ पर वोट डाला पिछले बार से, यानी कि वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, बढ़ा है यहाँ पे जी। और 1,62,000 वोटर नया वोटर जुड़ा है जी। पिछली बार यहाँ पर जो जीत का मार्जिन था बीजेपी का वो बहुत बड़ा था, 4,38,000 जी। और अब इसको पाटना शायद किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन है, यानी कि बीजेपी के खाते में ये सीट शहर है, इसलिए तो जाती हुई आराम से दिख रही है।
तो सर जैसा आपने उदयपुर की लोकसभा सीट है उसका हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट बांसवाड़ा के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि किस प्रकार का माहौल जो है इस सीट के ऊपर दिखाई दे रहा है और वोट प्रतिशत में कितना बदलाव जो है इस बार हमें देखने को मिला। देखो, बांसवाड़ा भी बाड़मेर के बाद एक हॉट सीट है, लेकिन वो इतने चर्चा का विषय नहीं बनी जी। यहाँ पर भी एक युवा उम्मीदवार हैं जिनका जलवा देखने को मिला, उनकी रैलियों में जो भीड़ थी वो भी देखने लायक थी। मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार रोध जी की जी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और शुरू से ही चुनाव में ये माना जा रहा है कि वो इस सीट पर आसानी से जीत रहे हैं। वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये बात ये हो गई कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ से खड़ा नहीं करा और उन्होंने निर्दलीय को ही समर्थन दे दिया, तो जो वोट कटता वो ना कट के एकजुट हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर घाटा होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। जी। देखो, अगर मैं इसके आंकड़ों पे जाऊं तो बांसवाड़ा में 14,40,000 वोट डले थे 2019 में जी, और अब इस बार 16,26,000। लग रहा है ना बाड़मेर वाला ही खेल। थोड़ा आंकड़ा जरूर कम है, लेकिन 1,86,000 वोटर एक्स्ट्रा से वोट डालने निकले हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और साथ ही 2,25,000 यहाँ पर नए वोटर जुड़े थे, तो लगता है कि इसमें से लगभग 90-80% वोटर निकला है वोट डालने। और पिछली बार यहाँ पर जो जीत का मार्जिन था, बीजेपी जहाँ से जीती थी वो 3,05,000 से जीती थी, लेकिन 1,86,000 वोटर तो नया आया ना वोट डालने जी। और सीधा सीधा बात यह है कि जिनकी रैली में भीड़ थी उसी के लिए ये वोटर निकला होगा जी। और वही बात जो मैंने वहां पर आपकी बाड़मेर सीट के लिए की थी, जब यहाँ पर एक नया चेहरा आया, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति से जनता उब चुकी है और नया चेहरा आया और वोटर बाहर निकला। जी। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जो पार्टियां हैं उनको जो है अगर वोट प्रतिशत या कहीं यूं कहें कि देश के अंदर मतदाताओं के अंदर कहीं ना कहीं सुधार लेके आना है, तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं एक युवा उम्मीदवार और जमीनी से जुड़ा हुआ स्तर के ऊपर उस उम्मीदवार को जो है टिकट देके आगे बढ़ाने का काम इन पार्टियों के द्वारा भी किया जाना चाहिए ताकि मतदान प्रतिशत में सुधार आ सके। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है कि युवा उम्मीदवार को देना चाहिए, जो नए चेहरे हैं, साफ चेहरे हैं, उनको मौका देना चाहिए जी। लेकिन पार्टियों को काम भी करना पड़ेगा जी। जो लोकल लेवल के जो काम हैं वो काम करने पड़ेंगे। जैसे जनता को जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो बेसिक ज़रूरतों के लिए काम करना पड़ेगा जी। हवा में बातें करने से अब काम नहीं चलेगा। जनता हो गई है जागरूक जी। और उसी आधार पर वो सोच रही है कि भाई वादा तो सब कर जाते हैं कि हम अच्छी सड़कें बना देंगे, आपके शहर में पानी ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उन वादों पे अमल कहाँ होता है जी। तो वहां पर वो नए उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के वो नए उम्मीदवार की तरफ एकदम से जनता शिफ्ट हो रही है जी। एक उम्मीद में कि शायद ये करेगा हमारा काम। अब वो करेंगे नहीं करेंगे तो भविष्य के गर्भ में ही है, पर ये है कि उम्मीद अब जनता इन पार्टियों से तो छोड़ चुकी है। इन पार्टियों के अपनी इमेज पर अब काम करना पड़ेगा जी। दोनों ही पार्टियों को लेकर। कहीं ना कहीं मतदाताओं में सुधार लाना है तो इन चीजों के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। देखो, अगर राजकुमार रोध जी की बात की जाए तो फलोदी सट्टा बाजार और अन्य पत्रकारों की जो रिपोर्ट आ रही है उनमें भी राजकुमार रोध जी को आगे ही दिखाई दिया बताया जा रहा है। तो सीधा सीधा मतलब है इस रिपोर्ट के आधार पर भी, फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर भी और हमारे पत्रकारों का जो विवेचन आया उसके आधार पर भी राजकुमार रोध जी इस सीट से आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो सर जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया बांसवाड़ा का हाल, इसके बाद सर चित्तौड़गढ़ के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इस सीट के ऊपर जो है किस प्रकार का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, या मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो इसमें कितने जो है उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है इस बार। देखो, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 14,59,000 वोट डला था जी 2019 में। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर शहर है तो वोट प्रतिशत बढ़ गया है, 14,89,000 वोट यहाँ पर डला है, 30,000 लगभग वोट यहाँ पर अधिक डला है जी। और यहाँ पर 1,55,000 नए वोटर जुड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो मार्जिन है 5,76,000 का बीजेपी यहाँ पर जीती थी, वो मार्जिन शायद दूसरी पार्टियाँ नहीं पाट पाएंगी और ये सीट आराम से शहर है तो सीधा सीधा बीजेपी के खाते में जा रही है। इस पे और अन्य डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है जी। तो सर जैसा आपने चित्तौड़गढ़ का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट की तरफ अगर चलने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए राजसमंद की सीट को, तो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल जो दिखाई दे रहा है और कितने जो मतदान प्रतिशत 2019 और 2024 के अंदर जो है कितनी उतार चढ़ाव इस मतदान के अंदर हुआ है, तो वो आप एक बार दर्शकों के साथ साझा करें। देखो, राजसमंद की बात की जाए तो 12,41,000 वोटर यहाँ पर वोट डालने निकला था 2019 में जी। इस बार वोटर निकला है 12,05,000 जी। तो मतलब वोट प्रतिशत यहाँ पर कम हुआ है।
लेकिन 36,000 ही वोट कम हुआ है, जो कि बड़ा आंकड़ा नहीं है जी। और 1,52,000 वोटर यहाँ पर नया जुड़ा है इस बार। लेकिन बीजेपी का जो मार्जिन था पिछली बार वो था 5,52,000 का, जी। जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और फिर ये एक सीट वो भी है, साफ साफ समीकरण ये बता रहे हैं कि इस आंकड़ों के आधार पर भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तो सट्टा बाजार भी ये कह रहा है, हमारे समीकरण भी ये कह रहे हैं। तो इस सीट पर भी अगर मगर ना माने बीजेपी वाले तैयारी कर लें जश्न की। जी। इसके बाद सर नेक्स्ट लोकसभा सीट, अगर मैं भीलवाड़ा की चर्चा करना चाहूँ अपने दर्शकों के साथ, तो इसमें किस प्रकार के आंकड़े जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? देखो भीलवाड़ा ये स्टेट ऐसा है जिन्होंने राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोट देकर पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी को जिताकर भेजा। जी। इस एक लाइन से शायद आप साफ समझ सकते हैं कि इस बार जीत किसकी हो सकती है। जी। क्योंकि वोट बैंक किसी भी विपक्ष के लिए खिसकाना कितना हो सकता है? आप 50% वोट तोड़ सकते हैं, 60 तोड़ सकते हैं जी। इतना ही तोड़ सकते हैं जी। ना जो वोट मार्जिन होगा। फिर भी जीत किसकी होगी? जो पिछले बार जीता था। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखिए आप भीलवाड़ा की बात करें तो 13,11,000 वोटर निकला था 2019 में। जी। वहीं इस बार 12,97,000 वोटर निकला है। नहीं तो वोटर ज़्यादा कम नहीं निकला, सिर्फ 14,000 का अंतर आया है। जी। वहीं पर 1,51,000 नया वोटर है। और जो मार्जिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया 6,12,000 वोटों का था। पिछली बार बीजेपी यहाँ पर जीती थी, जो प्रचंड बहुमत है। जी। एक प्रकार से एक तरफा प्यार जिसको कहें पार्टी के खिलाफ जो है वो इस यहाँ की जनता के द्वारा दिखाया गया था। जैसे मैंने आपको प्रचंड बहुमत बोला, आपने एक तरफा प्यार बोल दिया, बात वही है। लेकर दे के तो बात यह है कि इस सीट से भी आराम से बीजेपी निकल रही है। फलोदी सट्टा बाजार को आधार माने या फिर अपनी रिपोर्ट्स को माने, तो इस पे अगर मगर की कोई जरूरत नहीं है। जी। तो सर जैसा आपने भीलवाड़ा का हाल दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर एक बहुत बड़ी लोकसभा सीट जो है वो सामने निकल के आती है, उसकी चर्चा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई मत जो है लगातार सामने आ रहे हैं। तो उस बात कर रहा हूँ सर मैं कोटा लोकसभा सीट की, तो उसमें जो है किस प्रकार का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। और मतदान प्रतिशत की बात कहें, बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्रालय तक के जो नेता हैं उनकी जैसे बात की जाए, उनकी ये लोकसभा सीट है, तो इनमें मतदान प्रतिशत किस प्रकार का दिखाई दिया? देखो इस सीट के 2 समीकरण हैं। जी। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, वो बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम में राजनीति में। ये शख्स हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। जी। अब इन शख्स का ये नाम इनको फायदा भी दे रहा है और कांग्रेस की तरफ से नुकसान भी दे रहा है। जी। चलिए मैं बताऊं कैसे। जी। सबसे पहले हम आंकड़े जानते हैं। देखो कोटा में 2019 में 13,68,000 लोग वोट डालने निकले थे। जी। वहीं इस बार निकले हैं 14,89,000। तो मतलब 1,21,000 वोट, यानी कि तीसरी बड़ी सीट है जहां पर वोट प्रतिशत इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जी। और यहाँ पर नया वोटर जुड़ा था सिर्फ 1,41,000, 1,21,000 वोट अधिक हुआ है पिछली बार से। और जो मार्जिन था पिछली बार जीत का वो था 2,80,000 का। तो वैसे तो फलोदी सट्टा बाजार और हमारे समीकरण ये कह रहे हैं कि ओम बिरला जी ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन वहीं पर एक समीकरण कांग्रेस भी रख रही है और एक समीकरण बीजेपी भी रख रही है। जी। तो पहले समीकरण में कांग्रेस का बता दूं, कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो नया वोटर एकदम से निकला है वो ओम बिरला जी से नाखुश था। वो ये कह रहा था कि भाई ओम बिरला जी तो आए ही नहीं, और एक वैलिड कारण भी है उनके पास, क्योंकि भाई लोकसभा स्पीकर के पास इतने काम होते हैं कि वहाँ पर आना जाना मुश्किल ही है। जी। तो इस वजह से शायद वो आ भी नहीं पाए। इसकी वजह से कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और बना रही है कि भाई यहाँ पर वो आए ही नहीं तो आपके लिए काम नहीं किए। वहीं ओम बिरला जी या फिर बीजेपी ये कह रही है अगर जनता नाखुश होती तो इतनी बड़ी मात्रा में और अधिक वोट करने क्यों निकलती। तो ये वोट प्रतिशत बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है, कांग्रेस अपने पक्ष में मान रही है। तो इन समीकरण के आधार पर तो हम उन दोनों के साथ ही जाना चाहेंगे। हम तो इस सीट को ये बताएंगे कि टक्कर की है। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार और हमारे समीकरण उनके आधार पर अगर बातें करें तो ये सीट ओम बिरला जी जीत रहे हैं। हो सकता है कि मार्जिन कम हो, लेकिन ये सीट आसानी से जो है बीजेपी के खाते में चली जाएगी। लेकिन अगर इस समीकरण को माने तो हो सकता है कि ये सीट फंस भी जाए। तो सर जैसा हमने कोटा की सीट की बात अपने दर्शकों के साथ रखी, इसके बाद सर मैं झालावाड़ 12 की सीट जो है उसकी चर्चा अपने दर्शकों के साथ करना चाहूँगा कि इस सीट के ऊपर जो है मतदान प्रतिशत और जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। देखो झालावाड़ 12 की बात की जाए तो ये एक कोर्ट सीट है जी कि वसुंधरा राजे जी के पुत्र यहाँ पर खड़े हैं। जी यहाँ पर पिछले बार वोट डला था 13,70,000
इस बार वोट यहाँ पर बढ़ गया है और 14,15,000 वोटर वोट डालने निकला है जी। मतलब 45,000 अधिक वोटर डालने निकला। नया वोटर यहाँ पर जुड़ा 1,27,000 और जो जीत का मार्जिन पिछले बार था 4,54,000, यानी कि इन दोनों आंकड़ों को भी मिलाएं तो वोटर तो बढ़ा ही है। मतलब वोटर यहाँ पे नाखुश तो दिख ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई अगर वोटर नाखुश होता तो वोट डालने नहीं निकलता। तो इसका मतलब साफ साफ ये बदल है कि इस सीट पर आराम से वसुंधरा राजे जी के पुत्र दुष्यंत जी जीत रहे हैं। और अगर फलोदी को भी माने आधार और या फिर अन्य समीकरण को आधार माने तो ये सीट आराम से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ मैं अपनी एक बात और जोड़ना चाहूँगा। लोग ये कह रहे हैं कि शोर और सच में अंतर होता है जी। अगर देखो ये शोर मचाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भाई कम वोटिंग हुई है, कम वोटिंग हुई है, कम वोटिंग हुई है, लेकिन सच उसका ये है कि पिछले बार पुलवामा जैसा भावनात्मक मुद्दा था जी लोगों के पास, उसके आधार पर लोग वोट डालने निकले थे, जो डालते थे उससे अधिक जी। इस बार ऐसा कोई मुद्दा ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है, तो सीधी सी बात है कि वोटर नहीं निकला है। 3 सीट हमने बीच में ऐसी भी बात करी जहां पर लोगों का भावनात्मक मुद्दा था क्योंकि उनको प्रत्याशी मिला जैसा उनको चाहिए था नया, और उन्होंने उस प्रत्याशी के लिए जमकर वोटिंग भी करी जी। लेकिन अगर सर यूँ कहें कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो हमें इस बार जो है वो अच्छी जो है दिखाई देगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि शोर और जो सच होता है उसमें अंतर होता है, तो इस प्रकार का मुद्दा जो है इस बार ना बीजेपी के पास ना कांग्रेस के पास, तो असली जो राजनीति है वो हमें इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी जी। तो सर अब जैसे अगर इस पूरे अपने समीकरण का कंक्लूजन निकाला जाए तो बीजेपी को जो है कितनी सीटें इस समीकरण के आधार पर दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को जो है कितनी सीटें दिखाई दे रही है, और फिर जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं वो कितनी जो है वो दिखाई दे रही हैं? देखो बीजेपी को 11 सीटों पर कोई नहीं हरा सकता जी। इन आंकड़ों के आधार पर भी एक सीट जो है अलवर की, इन आंकड़ों के आधार पर तो लगता है कि ललित यादव जी कुछ खेल कर सकते हैं जी, लेकिन और भी बाकी समीकरण को देखें तो खेल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। हो सकता है कि बीजेपी का जीत का मार्जिन कम रहे, लेकिन ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर मैं ये बोलूं कि खाते में न जाते हुए बीजेपी इस सीट पर कुछ आगे जरूर खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की तुलना में जी। अगर देखो ग्राउंड जीरो की सीट की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पे हालात बिल्कुल अलग हैं। ग्राउंड जीरो पर लोग बोल रहे हैं कि ये सीट ललित यादव जी जीत रहे हैं, वो भी बड़े मार्जिन से, लेकिन वहीं आंकड़ों के आधार पर हम जब जा रहे हैं, जो साइलेंट वोटर होता है उसके आधार पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बाकी की बची 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है, और जिन 13 सीटों में से 5 से 6 सीट ऐसी हैं जिस पे आराम से कांग्रेस जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और 3 से 4 सीटें कड़ी फंसी हुई है जी। तो दर्शकों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वो कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने इसीलिए दे रखा है ताकि आप अपने विचार उसमें रख सके और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा विचार रख के हम तक पहुँचाएं कि आपने जो है किस पार्टी को वोट किया है, ताकि हमें भी कंक्लूजन ये निकाल सकें कि किस बार जो है किस पार्टी की कहाँ पे क्या सत्ता बन सकती है, या आपके हिसाब से आपकी सीट के ऊपर कौन कैंडिडेट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव पे चर्चा एक नए खास प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद।